ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं न सिर्फ कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर, बल्कि हम आपको अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आपके जनरल हेल्थ और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में भी बात करते हैं। इस समय सभी की चिंता अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है। ये वायरस जिस तरीके से अपना स्वरूप बदल रहा है, पूरे विश्व के लिए संक्रमण की नई संभावनाएं तेज हो रही हैं। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 126 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टीकाकरण के ने अपने वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो इसे जरूर लगवाएं। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। आपने जनरल सर्जरी में विशेष दक्षता हासिल की है। आपके 100 से ज्यादा पब्लिकेशंस और रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने मेडिकल साइंस पर कई किताबें भी लिखी हैं। डॉक्टर मिश्रा को मेडिकल साइंस में उनके अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मिश्रा, नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हेलो जी, नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप कोरोना और इससे संबंधित सवाल डॉक्टर मिश्रा से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 और स्टूडियो का दूसरा नंबर है 011-233-14444 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन की, जिसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है कि अर्ली एविडेंस के आधार पर कोविड की ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरा बहुत ज्यादा है और इसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कहा है। म्यूटेटेड कोरोना वायरस के फैलने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमारे देश में भी इसके 2 मामले सामने आए हैं। इसे लेकर सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि ओमिक्रॉन के स्प्रेड को रोकने के लिए अपने यहाँ सभी जरूरी उपाय लागू करें। आपसे जानना चाहेंगे कि ये कोरोना वायरस का जो नया म्यूटेंट वेरिएंट है, ये क्या है? सिद्धार्थ जी, वैसे तो हम सबको पता है कि पिछले 1.5 वर्ष में जो कोरोना वायरस आया था, ये SARS-CoV-2 सीरीज का वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस है जो हमारे फेफड़ों पर असर करता है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो केवल हमारा जुकाम खांसी कर देता है, गले तक रहता है, लेकिन ये वाला वायरस फेफड़ों में भी चला जाता है और उसके बाद फेफड़ों में जाने के बाद वहां निमोनिया होता है और उसके दुष्परिणाम हमने देखे। पहली लहर में भी देखे, दूसरी लहर में भी देखे कि लोगों का लंग अगर अधिक मात्रा में संक्रमित हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन की कमी शरीर में हो जाती है जी। और हमने ये भी देखा कि शुरू से, जब से कोई भी वायरस की उत्पत्ति हुई है, ये जो चरित्र बदलने की प्रक्रिया है, 2 तरह के वायरस होते हैं, एक RNA होते हैं, एक DNA होते हैं।
तो जो ये आरएनए वायरसेस हैं, ये बड़े अस्थिर वायरस होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं ये जी। और ये संक्रमण जैसे जैसे बढ़ता है ये चरित्र बदलते हैं। अपना चरित्र बदलने का मतलब ये होता है, जैसे कोरोना वायरस का नाम कोरोना इसलिए है जी। कि उसकी जो सरफेस है उसमें स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक होते हैं जी। जो इसको कोरोना का रूप देते हैं जी। और उसमें बदलाव होता है, आमतौर से होता है। और इस बार जो म्यूटेशन हुआ है, जो जिसको हम लोग कह रहे हैं B.1.1.529, जो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले बोट्सवाना से रिपोर्ट हुआ जीनोमिक सीक्वेंसिंग के द्वारा 9 नवंबर को, और उसको दक्षिण अफ्रीका ने WHO को जानकारी दे दी इस बारे में कि देखिए हमको एक नया म्यूटेशन मिला है, इसका क्या वो बाकी आगे इसकी क्या वो रहेगी, इन्फेक्टिविटी क्या है, इसमें संक्रमण की दर रहेगी, क्या है इसमें अस्पताल में भर्ती होने की रहेगी, गंभीरता की रहेगी, वो जानकारी नहीं थी तब तक जी। तो WHO ने इसको थोड़ी, मैं कहूंगा जल्दबाजी में, वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। अब जब भी इस तरह का WHO VOC करता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तो उसका ये माना जाता है कि इसके बारे में ठोस पर्याप्त परिणाम हमारे पास है कि ये वायरस अधिक संक्रमित कर रहा है या करता है, और उसके दुष्परिणाम होते हैं, जैसे डेल्टा वेरिएंट था, जैसे लैम्डा वेरिएंट था, जैसे अल्फा वेरिएंट था जी। लेकिन अभी तक WHO ने भी केवल इसको VOC घोषित करके और उसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर में ये कहा हमें नहीं पता जी। जब पूछा लोगों ने कि भाई इसकी R फैक्टर क्या है जी, ये इसका क्या ये गंभीर कोविड रोग पैदा कर रहा है, क्या लोगों को अस्पताल में जाने की अनुपात बढ़ा है या ICU में भर्ती होने का अनुपात बढ़ा है, उस विषय में WHO ने सारे नकारात्मक उत्तर दिए कि हमें नहीं पता, अभी तक इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं जी। तो हुआ क्या, इससे थोड़ा नी जर्क रिएक्शन मैं मानता हूं ये हुआ, सारी दुनिया में हुआ, और खास तौर से कुछ देशों में जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले वायुयानों पे, हवाई जहाजों पे जिसमें यात्री आ रहे थे, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी जी। अब हमने ये देखा है सिद्धार्थ जी पिछले 1.5 वर्ष में कि वायरस को कोई भी भौगोलिक जो परिधि है वो बांध नहीं सकती जी। कोई भी कीटाणु को नहीं बांध सकती, चाहे वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, और चाहे कोई और उस तरह का पैथोजन हो जी। तो डेल्टा वेरिएंट भी आज 150 से अधिक देशों में चला गया है या वहां पैदा हो गया। अब मैं ये मानता हूँ, जितनी मेरी सोच है इस विषय में, ये है कि कोई आवश्यक नहीं है कि साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से ही वो म्यूटेशन हमारे यहाँ आएगा। ये म्यूटेशन स्वतः हमारे यहाँ भी हो सकता है, जिस प्रकार डेल्टा वेरिएंट और जगह भी हुआ जी। कोई आवश्यक नहीं है कि रशिया में सारा इंडिया से ही गया या और दूसरे दक्षिण अफ्रीका में इंडिया से ही गया। तो इसमें वुहान वायरस को तो हम मानते हैं कि वो चाइना से सब जगह गया जी। अब तरह तरह के जो ये चरित्र बदलाव होते हैं वो अपने स्वतः होते रहते हैं। महीने में आप कहिए 30, 50, 100 म्यूटेशंस होते रहेंगे। अब उसमें जानकारी कैसे हासिल होती है? अगर जीनोमिक सीक्वेंसिंग बड़े पैमाने पर हो जी। अगर बड़े पैमाने पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं है तो हमें म्यूटेशंस के पता ही नहीं लगेंगे। अब जो डेल्टा वेरिएंट भी था अप्रैल में, वो बम्बई में पता लगा कि भाई इतना संक्रमण क्यों हो रहा है, तो पता लगा भाई ये इसका जो वेरिएशन है ये हो गया और ये ज्यादा संक्रमण करता है। तो ये इसकी अवस्था है। और अभी तक भी साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो इसमें विज्ञप्ति जारी की गई है, उन्होंने यही कहा है कि हमें ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है कि हमारे यहाँ अधिक गंभीर रोगी आ रहे हैं। ये बहुत माइल्ड सिम्टम कर रहा है और स्वतः ठीक हो जा रहा है। इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानते हुए बचाव के उपाय अवश्य करने हैं सबको। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम 1.5 वर्ष से चर्चा कर रहे हैं वो सबको करते रहना है, हमको, आपको, सबको। और इसमें जो पार्टीज हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, 25 लाख शादियां हैं भारत में इस समय। अब आप देखिए कि 25 लाख है, दशहरा निकल गया, दिवाली निकल गई, लेकिन
ईश्वर की कृपा रही कि हमारा पेंडेमिक में बढ़ोतरी नहीं हुई। केवल केरला और महाराष्ट्र से जो संक्रमण आ रहा है वही आ रहा है अभी भी जी। तो अच्छी बात ये है कि इस जो भी म्यूटेंट है ये ओमिक्रॉन, इसके बारे में जितनी भी अभी तक की जानकारी है उसमें यही बात सामने आ रही है कि ये उतना घातक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था जी। इन्फेक्टिविटी हो सकता है ज्यादा हो इसकी जी, लेकिन सीवियरिटी कम है, बीमारी उतनी गंभीर नहीं कर रहा है, अस्पताल में भर्ती होने की अनुपात नहीं बढ़ा है, मृत्यु दर भी नहीं बढ़ी है। ये अभी आंकड़े आए हैं, आज ही आए हैं, ये भी आए हैं जी। तो इसलिए हम लोगों को निश्चिंत करना चाहते हैं कि अगर वो बचाव के उपाय करते रहेंगे जी तो बहुत सुरक्षित रहेंगे और इससे पैनिक जिसको हम कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा डर तो मैं मानता हूं होना भी चाहिए जी, नहीं तो लोग बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि पैंडेमिक समाप्त हो गया। और अभी भी 8 से 10 हजार संक्रमित रोगी प्रतिदिन आ रहे हैं भारत में, बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ टीकाकरण 126 करोड़ हो गया है और एक डोज 126 करोड़ डोज लग चुकी है, लेकिन अभी भी वल्नरेबल ग्रुप्स जो है, जो 45 वर्ष और 59 वर्ष के बीच में, 60 वर्ष से ऊपर के करीब 45% लोगों ने दूसरी डोज नहीं ली है। अब इसका देखिए अच्छी बात ये हुई ओमाइक्रॉन के पैनिक से कि लोग आगे से आगे टीकाकरण कराने के लिए आने लगे और अभी नंबर्स भी देखें तो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहा है जो बीच में कम हो गया था जी। वैक्सीन सेंटर खाली पड़े हैं, वैक्सीन उपलब्ध है और लोग टीकाकरण नहीं करा रहे, जबकि मुफ्त में भी मिल रही है वैक्सीन सरकार की तरफ से और प्राइवेट में कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, उसको कॉस्ट करके भी लोग लगा सकते हैं जिनको गवर्नमेंट में लाइन नहीं लगानी है जी। और डॉक्टर मिश्रा, इस समय जबकि ओमिक्रॉन का खतरा सामने है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हवाई और रेल यात्रा करनी है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह की इसके वायरस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो लोगों को क्या कुछ प्रिकॉशन एक्स्ट्रा रखनी है इसे लेकर? देखिए, मैं अभी गया था परसों 1 दिसंबर को मणिपाल जी, तो मैंने फ्लाइट ली दिल्ली से जी, उसके बाद हैदराबाद तो उतरा है, हैदराबाद से फिर बेंगलोर की फ्लाइट ली और वहां होके आज ही मैं वापस आया हूँ। तो अच्छी बात यह है कि अधिकतर लोग यात्रा जो हवाई यात्रा कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों की तो पालना हो जाती है क्योंकि वहां पे प्लेन में भी नहीं बैठने देंगे आपको जी। अच्छा, सिक्योरिटी वाले अंदर भी नहीं घुसने देंगे बिना मास्क के आपको जी। लेकिन क्या इसकी इतनी सख्ती से अनुपालना हमारे रेलगाड़ियों में हो रही है, बसों में हो रही है या मेट्रो में हो रही है कि नहीं, ये पता नहीं है जी। लेकिन हम लोगों से यही कहेंगे, चाहे सख्ती हो या नहीं हो, फाइन भी है, दिल्ली में भी फाइन है और जगहों पे मुंबई में भी फाइन कर रहे हैं मास्क न लगाने पे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि फाइन की लोग वजह से नहीं, अपने स्वास्थ्य की वजह से, अपने बचाव के लिए तो आप लोग मास्क लगा ही सकते हैं और काफी लोग लगा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काफी लोग लगा भी रहे हैं। उसके बाद जब भी मीटिंग करें, छोटी गैदरिंग हो, बड़ी गैदरिंग हो, अब सर्दी आ गई है तो इंडोर में वेंटिलेशन का इश्यू आ जाता है जी। वहां पे मास्क और अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि वहां पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं कोई भी, अच्छा भोजन के लिए जब भी आपको निमंत्रण मिला है भोजन करेंगे, मास्क उतरेगा मुंह से, फिर मास्क नहीं लगा रहेगा जी। बिल्कुल। तो कम से कम समय संपर्क में आए, थोड़ा दूर होके भोजन कर लें, खड़े होके कर लें और अलग अलग होके कर लें। तो मैं समझता हूँ ये अनुपालना अगर लोग कर लेंगे तो हमारी जो आज स्थिति इतनी सुदृढ़ है, टीकाकरण भी चल रहा है और उत्तर भारत में खास तौर से, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लें, दिल्ली ले लें, पंजाब, हरियाणा, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, सब में स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आप समझिए 24 करोड़ की जहां जनसंख्या हो, वहां से केवल कभी 10 मरीज आना संक्रमण के, कभी 20 आना, कभी 15 आना, तो ये अपने में एक बड़ा ऐसा सुखद अनुभव कर देता है कि देखिए इतने बड़े राज्य को
इतना नियंत्रण किया हुआ है कोविड से, ये अपने में एक अद्भुत बात है ये। जी बिल्कुल। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं कार्यक्रम से, उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा। आप भी डॉक्टर मिश्रा से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल कर कोरोना से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे आज के पहले कॉलर जो हैं पूर्वी भारत से, ओडिशा से सुधीर कुमार जी हैं। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी 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 नमस्कार मिश्रा सर। नमस्कार सुधीर जी। हाँ सर, मेरा सवाल है कि जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट हमें देखने को मिले। अल्फा वेरिएंट था, उसके बाद बीटा वेरिएंट आया, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर अभी रिसेंटली जो ओमाइक्रोन हम लोग बोल रहे हैं। तो ज्यादातर जैसे कि हम लोग देखते हैं अल्फा वेरिएंट ये ब्रिटेन में लेट 2020 को हुआ था। अब उसके बाद बीटा, गामा, डेल्टा, ओमाइक्रोन जो भी है, ये सब हम यदि देखते हैं, कोई सदर्न अफ्रीका में होता है, कोई ब्राजील में होता है, कोई इंडिया में होता है, कोई सदर्न अफ्रीका फिर से ये ओमाइक्रोन होता है। तो इसमें क्या ये ज्योग्राफिकल वेरिएशंस के हिसाब से म्यूटेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है? और क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो सदर्न अफ्रीका है ये क्या एक हॉटबेड बन रहा है ये म्यूटेशंस के लिए? जी डॉक्टर मिश्रा, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। दूसरा सवाल ये है कि अभी जैसे कि जवाद यहाँ पे ओडिशा में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो भी बे ऑफ बंगाल पे बना है, तो इसमें ये ओमाइक्रोन के म्यूटेशंस होने की क्या संभावना हो सकती है? कृपया सर। बहुत अच्छा प्रश्न है सुदीप जी का। और इनका जो मुख्य प्रश्न ये है कि ओमाइक्रोन जो दक्षिण अफ्रीका में मिला है, ये म्यूटेंट वायरस, तो ये क्या वहाँ पे ही हुआ है या और जगह भी हो सकता है? तो सुदीप जी देखिए, जैसे मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा कि RNA वायरस अस्थिर वायरस होते हैं, अनस्टेबल वायरस होते हैं ये, और संक्रमण अगर अधिक होता है तो ये वायरस चरित्र बदलते हैं। हुआ क्या है, साउथ अफ्रीका में जो या दक्षिण अफ्रीका के और दूसरे देशों में, बोट्सवाना में हो मिलने को तो ये वायरस अब 30 देशों में मिल चुका है ये म्यूटेंट। ऐसा नहीं कि खाली दक्षिण अफ्रीका में ही है, ये हांगकांग में मिला है, बेल्जियम में मिला है, स्वीडन में मिला है, और जगहों पे भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि केवल दक्षिण अफ्रीका के ही देशों में मिला है। वहां पे ऐसी संभावना लोगों ने बताई है कि कोई HIV पॉजिटिव रोगी थे, उनको ये संक्रमण हुआ। और होता क्या है, जब किसी की इम्यूनिटी कम होती है तो उसमें वायरस भी ज्यादा अपना प्रजनन करता है, क्योंकि शरीर उनका उतना कस के लड़ नहीं पाता वायरस से। तो इसलिए ये म्यूटेशन एकदम से जो S प्रोटीन में जो म्यूटेशन हुआ है स्पाइक प्रोटीन के साथ साथ, वो एक थोड़ा अचंभित करने वाली बात थी लोगों को। और इसीलिए WHO ने भी बहुत जल्दी में इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया, क्योंकि उन्होंने अपना ऑफेंस किया डिफेंस के लिए कि भाई अगर नहीं कहेंगे तो लोग फिर हमें WHO को कहेंगे। जैसे हम लोग शुरू में सबने WHO को बहुत आलोचना की थी, उन्होंने देर से ये बताया कि ये पेंडेमिक हो गया है, और काफी हद तक वो चाइना को डिफेंड करते रहे। तो ये इसलिए ये मैं समझता हूँ कि WHO ने बिना कोई आंकड़ों के, बिना कोई आधार के इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो घोषित किया, उससे थोड़ा हड़कंप मच गया और पैनिक हो गया। लेकिन अब जैसे जैसे पता लगता जा रहा है सबको कि ये म्यूटेशंस देखिए 3 तरह के होते हैं। एक होता है म्यूटेशंस जो डेल्टा वेरिएंट की तरह बिहेव कर सकता है कि अधिक संक्रमण कर सकता है। एक म्यूटेशन होता है जो और जो आए, जैसे डेल्टा प्लस आया, डेल्टा प्लस उतना कहर नहीं बर पाया, तो डेल्टा प्लस का जो म्यूटेशन था कुछ नहीं हुआ उससे। और या फिर वो बेनाइन जिसको कहते हैं कि संक्रमण नहीं करता है या बहुत कम करता है। तो ये जो ओमाइक्रोन है, अभी तक का जो आधार मिला है इसका साउथ अफ्रीका से जो भी जानकारी मिल रही है डॉक्टर्स के द्वारा, उसमें यही माना जा रहा है कि ये बहुत कम लक्षण करता है, शरीर थोड़ा टूटता है, मसल एक होता है, जो किसी भी वायरल के बुखार में होता है। थोड़ा हल्का बुखार होगा, उतना तेज बुखार भी नहीं हो रहा है,
लंग्स नहीं अफेक्ट हो रहे हैं, इतना हाइपोक्सिया नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा है, मृत्यु दर भी नहीं बढ़ी है, तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई बहुत घातक म्यूटेशन नहीं है अभी तक का जो हमारे पास। आप देखिए 9 नवंबर को वहां पे मिला है और 9 नवंबर से अब लगभग 1 महीना होने वाला है। तो 1 महीने के समय में तो अगर ये डेल्टा वेरिएंट की तरह बिहेव करता या उससे भी ज्यादा संक्रमित तो करता, वो लक्षण सामने आ जाते। इस समय तो बहुत केसेस होने लगते साउथ अफ्रीका में और दूसरे देशों में भी जहां जहां मिला है। जैसे भारत में भी 2 लोग जो साउथ अफ्रीका से आए तो उनमें मिला है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग को लाखों में करें तो हमें केसेस तो और मिल जाएंगे ओमाइक्रॉन वेरिएशन के, ऐसी बात नहीं है जी। और ओडिशा के बाद रुख करते हैं ठाणे महाराष्ट्र का, जहां से गुरुनाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी ये जो नए वेरिएंट आया है और हो सकता है आगे भी ऐसे रहते रहेंगे, लेकिन हमारे देश में अभी तो कंट्रोल में है स्थिति समझो, लेकिन लोग तो भूल ही गए हैं कोविड अप्रूवल बिहेवियर का जो पालन करना चाहिए। क्योंकि कहीं भी जाता हूँ मैं देखता हूँ सोशल गैदरिंग में, शादियों में कोई भी इसका पालन नहीं कर रहा है। तो सर इसके आप क्या संदेश देंगे? और मेरा दूसरा सवाल है सर, अभी डॉक्टर साहब भी चर्चा कर रहे थे कि अभी उतना खतरनाक नहीं है जो नया वेरिएंट जो अफ्रीका में पाया गया है, मोर्टेलिटी रेट भी ठीक है और इसके जो सिम्टम्स है वो माइल्ड है जी। सर ये वेरिएंट जो आते हैं, जो म्यूटेशन तो होते रहते हैं सर, ये जब हवा में रहते हैं या शरीर में जाने के बाद म्यूटेशन होते हैं, और म्यूटेट जब होते हैं तो सर आगे चल के ये खतरनाक भी हो सकता है क्या सर? थैंक यू जी। डॉक्टर मिश्रा जो इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि क्या म्यूटेशन होने के बाद वायरस का वो स्ट्रेन और ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ नहीं, ये मैंने वही अभी इसका थोड़ा सा उत्तर मैंने दिया था अभी पिछले सुदीप जी के प्रश्न के उत्तर में कि म्यूटेशंस 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 तरह से वायरस बिहेव कर सकता है। या तो वो वैसे ही चरित्र रखे अपना जैसा है, या वो म्यूटेट करे और डेल्टा वेरिएंट की तरह बिहेव कर दे, बहुत ज्यादा संक्रमण कर दे, या फिर वो जैसे हमने देखा डेल्टा प्लस का जो वेरिएशन था, एक डेल्टा के बाद एक डेल्टा प्लस भी आया था, आपने सुना होगा, लेकिन उसमें उतना संक्रमण नहीं किया। तो ये बिल्कुल जो इनका प्रश्न था कि ये शरीर में ही म्यूटेशन होती है, हमारे शरीर में ही होती है, क्योंकि वायरस को तो वहीं से पकड़ा जाता है और उसकी जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है वो सैंपल से ही होती है, जो हमारा थ्रोट से सैंपल लिया जाता है उसमें उसी में चरित्र उसका दिखता है जीनोमिक सीक्वेंसिंग के द्वारा, और उसी से पता भी लगता है कि ये म्यूटेशन हो गए। अगर मैं इसीलिए मैंने इनके भी उत्तर में मैं यही कहूंगा, अगर हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग को अधिक संख्या में करें प्रतिदिन और हर हफ्ते, हर सप्ताह, हर महीने, तो हमें म्यूटेशंस तो इसके बहुत हजारों म्यूटेशंस हुए हैं, लेकिन कंसर्न की जो म्यूटेशन है वो कम होते हैं। म्यूटेशंस तो होते ही रहते हैं, लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जैसे डेल्टा वेरिएंट था वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न था। इसको ओमाइक्रॉन, चूंकि इसके बारे में अभी जानकारी नहीं थी, तो WHO ने प्रिकॉशनरी तौर पे इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया, जब तक और आंकड़ा इसका नहीं आ जाए। और जिससे लोग, अच्छी बात ये हुई, जैसे दोनों हमारे श्रोताओं ने ये मानी ये बात कि लोग भूल गए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये मान लिया कि कोविड चला गया है। तो ओमाइक्रॉन के शोर मचने से मैं समझता हूँ कि जो बहुत अच्छी बात ये हुई है, एक तो लोग टीकाकरण करवाने के लिए आगे आ रहे हैं जी अपने स्वतः, और दूसरी बात ये हो गई कि लोगों ने फिर से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे आप लोगों से के द्वारा भी इस पर जोर दिया गया जा रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, और लोगों में भी सुनते हैं जब इतना ऑल इंडिया रेडियो पे या टीवी चैनल्स पे या अखबारों में पढ़ते हैं, तो लोग फिर थोड़ा सा इसमें सतर्क हो रहे हैं। और देखिए भारत की जो आज स्थिति इतनी अच्छी है, तो वो उसमें लोगों का सहयोग तो हुआ ही है जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं कह रहे जन भागीदारी से जन आंदोलन हुआ है, से ही ये सहयोग हुआ है। और एक कॉलर हमारे गुरुग्राम से जुड़ गए हैं, सुभाष जी, इनकी कॉल लेते हैं। सुभाष जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर, सिद्धार्थ सर पहले आपको नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार
जी सुभाष जी बताइए क्या। मैं गुरुग्राम से सुभाष बोल रहा हूँ जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले सर मैं यार ऑल इंडिया रेडियो को धन्यवाद दे जाऊंगा। समय समय पर आप लोग सर एक जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, सभी को जागरूक करते हैं। बिल्कुल, तो आप जैसे श्रोता हमसे जुड़ते हैं तभी ये कार्यक्रम सफल भी होता है, लोगों तक सही और सटीक जानकारी हमारे विशेषज्ञ पहुंचाते हैं। ठीक, थैंक यू सर। और सभी लोगों को जागरूक करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद कहूंगा कि जो 85% जनता को टीका लग चुका है। और मेरा सवाल है सर कि मैं विगत वर्षों के पहले शायद 2013-14 में हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा था, तो शायद पीलिया और कैंसर का होता है, वो शायद बचाव के लिए होता है ना सर। तो सर मैं ये जो तीसरा टीका जो लगने का कवायद चल रही है, जो बूस्टर डोज शायद बोलते हैं, तो उसमें वो लगवाने के बाद शायद अगर लगे तो उसमें कोई आंतरिक समस्या शरीर में या बाह्य समस्या कोई आ सकती है सर। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, बूस्टर डोज की बात चल रही है इस वक्त और उन्होंने सुभाष जी ने जानना चाहा है कि क्या बूस्टर डोज से कोई परेशानी हो सकती है। सुभाष जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बूस्टर डोज से परेशानी तो कोई नहीं है, लेकिन अभी हम लोगों का भी मानना ये है और भारत सरकार का भी ये मानना है, हमारे जितने भी ये टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के लोग हैं जो वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, वैक्सीन के जो निर्णय लेते हैं और उसमें जो रणनीति बनाते हैं, वो लोग भी ये मानते हैं चूंकि भारत में अभी 126 करोड़ टीके लगे हैं और अभी हमें 180 करोड़ तक पहुंचना है या 200 करोड़ तक पहुंचना है जी। तो इसलिए अभी प्राथमिकता उन लोगों की है। कुछ विकसित देशों ने अवश्य इस विषय में बूस्टर डोज को रिकमेंड किया है, उसको कहा है कि भी लगवा लें अपनी रिकमेंडेशन में। फाइजर, मॉडर्ना वाले जैसी कंपनियों को यूएस FDA ने कहा है कि लगवा लें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 6 महीने के बाद जो बचाव टीका करता है वो कम होता जाता है, इसलिए उस आधार पर उन्होंने कहा। लेकिन मैं यही इसमें जोड़ूंगा कि अभी भी इस विषय में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है किसी के पास भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई हो, क्योंकि अभी ये टीके आए हुए 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। अगर आपको ध्यान हो तो दिसंबर 9 और दिसंबर 16 से टीकाकरण शुरू हुआ था यूएसए और यूके में भारत में शुरू हुआ 16 जनवरी से तो अभी 1 साल भी हमने नहीं पकड़ा है। तो वैक्सीन बनाने में और पूरा टीकाकरण करने में देखिए 10-10 साल, 9-9 साल, 5-5 साल लगते थे। 1 वर्ष के अंदर टीका बन गया, लगना शुरू हो गया। तो ये अपने में एक अभूतपूर्व सफलता भारत के लिए भी है। भारत में कोवैक्सीन बनी हमारी पूरे वायरस से। तो बूस्टर का अभी भारत में ये नीति निर्धारकों ने अभी इस पे अपना निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जो थोड़े बहुत जो आंकड़े हैं अमेरिका से उसमें ये माना जा रहा है कि 6 महीने के बाद फिर थोड़ा सा जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है वो थोड़ी सी कम होने लगती है। लेकिन उसमें भी कई प्रश्न हैं, क्योंकि एक जो एंटीबॉडी से हम नापते हैं प्रतिरोधक क्षमता, वो हो सकता है कम हो रही हो, लेकिन एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसमें मेमोरी सेल्स हमारे जनरेट हो जाते हैं और वो वायरस को पहचानते हैं, जो आमतौर से लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी उसी वजह से होती है हमारी, में मेमोरी रह जाती है। हाँ जी, तो वो उसका अभी पता नहीं है किसी को भी। लेकिन हाँ, अगर हमारे यहाँ भी जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को जिनके रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम है, उनको हो सकता है उनको दी जाएगी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा डॉक्टर मिश्रा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और सुखी रहें। इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।